नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी और आपकी मुलाकात हर हफ्ते एक फंड मैनेजर से होती है और एक फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें आप या तो निवेशित हैं या आप निवेश कर सकते हैं उसमें। तो आज का जो फंड है वो है निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड और इसके फंड मैनेजर हैं विनय शर्मा, जो लंबे अनुभव से इस फंड को चला रहे हैं। मार्केट में ज़बरदस्त पकड़ है। तो मैंने सोचा कि चूंकि बहुत सारे हम लोग फंड मैनेजर से बातचीत करते रहते हैं, तो इस हफ्ते हमने सोचा कि कुछ थोड़ा फोकस किया जाए क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आगे यहाँ से काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं बन रही हैं। तो क्या एक फोकस फंड जिसमें लिमिटेड स्टॉक्स में पैसे लगाए जाते हैं, मार्केट कैप की कोई बंदिश नहीं होती है, पूरी तरीके से ये फंड मैनेजर के स्किल और उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिसाइड करता है कि वो कौन से स्टॉक लेगा जिससे आपको सबसे बढ़िया रिटर्न मिले। तो मैंने सोचा कि अब विनय शर्मा जी को बुलाया जाए, उनसे चर्चा की जाए। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है आजकल? जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ही है और ब्रॉडर मार्केट्स में काफी पॉकेट्स में करेक्शन भी हुआ है एक्चुअली। सो आई थिंक मार्केट थोड़ा नर्वस है ग्लोबल सिनेरियो को लेके, पर्टिकुलरली यूएस इंटरेस्ट रेट्स और यूएस इकोनॉमी में कितना स्लो डाउन आएगा या आ सकता है, बिकॉज वहां पर इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली ऊपर गए हैं एंड फेड का काफी टाइम से प्रयास चल रहा है कि इकोनॉमी को थोड़ा कूल डाउन किया जाए। तो उसको लेके आई थिंक मार्केट थोड़ा नर्वस है। पर जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं या इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट डेटा पॉइंट्स पिछले कुछ महीनों से और कुछ क्वार्टर से अच्छे ही आ रहे हैं। तो बेसिकली आई थिंक मार्केट में टसल है बिटवीन ग्लोबल सिनेरियो वर्सेस डोमेस्टिक सिनेरियो एंड हमें लगता है कि कुछ क्वार्टर्स तक ये रहने वाला है वॉलेटाइल सिनेरियो। लेकिन विनय जी, मार्केट हमारा जो है ना डर नहीं रहा है। देखिए, यूएस में बहुत ख़राब नंबर्स आ रहे हैं, है ना। बहुत फेड चेयरमैन भी कह रहे हैं कि हम तो खूब बढ़ाएंगे और लंबे समय तक बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन नीचे लाना है, वहाँ पे सब तरह के नंबर ख़राब आते हैं। लेकिन हमारा मार्केट डरता नहीं, उसने तलाक ले लिया है, विदेशी बाज़ारों से कोई प्रभाव नहीं अपने ऊपर ले रहा है। ये संबंध मुझे समझाइए। एफआई भी बेच बेच के थक गए बेचारे, फिर भी मार्केट हमारा एक रेंज में है। तो ये जो रेजिलियंस है, ये जो इनहेरेंट ताकत है मार्केट की, भारतीय बाज़ारों की, ये क्यों है? क्या हमने बिल्कुल डिकपल कर लिया अपने आप को? हमको कोई डर नहीं ब्याज दर बढ़ने का, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, ये रेजिलियंस क्यों है? तो नीरज, आई थिंक यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये डीकपलिंग एक हद तक ही हो सकती है। बियॉन्ड एक हद हम कभी भी टोटली डीकपल नहीं हो सकते ग्लोबल इकोनॉमी से, क्योंकि आप दोनों तरह से देखें। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो वैल्यूएशन फाइनली ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी देखेंगे, उसमें भी ग्लोबल इकोनॉमी का रोल होता है, क्योंकि आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में काफी रोल है एक्सपोर्टर्स का, कमोडिटीज का, जो कि ग्लोबली डिटरमाइंड होते हैं, राइट। तो ये टोटल डीकपलिंग तो आई थिंक एक मिथ है। हमारे मार्केट इतना रेजिलियंस क्यों है? आई थिंक मेरा गेस भी यही होगा, जो कि कॉमन वो है हाइपोथेसिस के बेसिकली रिटेल और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिसेंट फ्लोज आ रहे हैं लास्ट 2-3 साल से एंड दिस परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स जो इंक्रीज हुआ है इंडिया में लास्ट 3-4 साल से, वो मोमेंटम कंटिन्यू है। सो डिस्पाइट एफआईआई सेलिंग इतना सारा जो उन्होंने किया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, आई थिंक इंडियन मार्केट का रेजिलियंस इसी वजह से आ रहा है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज अभी तक स्ट्रांग है। एंड ऑन अ फंडामेंटल बेसिस आल्सो अभी तक इंडियन इकोनॉमी पे कोई बड़ा कंसर्न आया नहीं है, अदर देन द फैक्ट कि हाँ, इंटरेस्ट रेट्स अगर ग्लोबली इंक्रीज होंगे तो इंडिया में भी इंक्रीज होते रहेंगे, बट अभी तक उसका इकोनॉमी पे कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई थिंक यही वजह है कि अभी तक इंडियन मार्केट्स रेजिलिएंट बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो ये था मार्केट का व्यू। एक मोटा मोटा अंदाज़ा हम लोगों ने लगाया कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और करने वाला है। अब बातचीत हम करेंगे इस फंड की जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं विनय से। विनय, ये जो आजकल का दौर, ये आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल दौर है या लाइफ इजी है? कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में तो ठीक है, चल रहा जैसे, क्या कैसा चल रहा है इस समय?
नहीं नीरज, मार्केट तो हमेशा ही एक्साइटिंग होते हैं। आप वॉलेटिलिटी हाई हो, वॉलेटिलिटी लो हो, वन डायरेक्शन हो, वन ऑन बोथ द साइड, मार्केट में एक्साइटमेंट की तो कोई कमी कभी होती नहीं है। लेकिन आई थिंक कुछ क्वार्टर्स से इंडियन मार्केट स्टॉक पिकर्स मार्केट और थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर रोटेशन वाला मार्केट बन गया है, जहां पे आपको अगर आपके बॉटम अप स्टॉक चॉइसेस अच्छे हैं, बॉटम अप इंडस्ट्री सेक्टर चॉइसेस अच्छे हैं, तो आप मार्केट में परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो गया है, काफी बॉटम अप मार्केट हो गया है कुछ क्वार्टर से। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑल्दो ग्लोबल वॉलेटिलिटी काफी हाई है, ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज उतनी अच्छी नहीं है, डिस्पाइट दैट मार्केट काफी रिजिलिएंट बिहेव कर रहा है। और आई थिंक मार्केट भले ही एक सिमिलर लेवल पे हो, बट उसके अंडरलाइंग सेक्टोरल मूवमेंट, स्टॉक मूवमेंट काफी हो रहे हैं अभी भी। तो आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट काफी बॉटम अप अप्रोच पे चल रहा है अभी। ओके, तो ये जो फोकस इक्विटी फंड है जिसमें 30 स्टॉक आप लेके चलते हैं, तो मुझे थोड़ा बताइए कि इसकी खूबी क्या है, किसी को क्यों फोकस फंड में पैसे लगाने चाहिए, और इस समय आपका कंपोजिशन क्या है मार्केट कैप वाइज? तो फोकस फंड नीरज इज वेरी सिमिलर टू फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें बेसिकली हम अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एटलीस्ट रेगुलेटर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो इट्स अ इंडिपेंडेंट कैटेगरी इन दैट सेंस। इसमें बस यही एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 30 स्टॉक्स से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ स्टॉक्स 30 तक ही हो सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे जनरल डाइवर्सिफिकेशन, 30 इज अ फेयरली गुड नंबर। तो हमारा मानना है कि फोकस और फ्लेक्सी कैप में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज हैं। फोकस में आई थिंक थोड़ा कन्विक्शन और ज्यादा निकल के आता है फंड हाउस का, फंड मैनेजर का, रिसर्च टीम का। बिकॉज आपके पास स्टॉक पोजीशन कम है या रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे स्टॉक्स में और ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको फंडामेंटली ज्यादा हाई कन्विक्शन है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है आई थिंक फोकस वर्सेस अदर कैटेगरीज, जब आप इनको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप से कंपेयर करते हैं। बट अदरवाइज फोकस इज फेयरली सिमिलर टू फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी। विनय जी, अगर जायंट कैप और लार्ज कैप को जोड़ दें तो लगभग 74% आपने बड़े में लगा रखा है। आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। नीरज, आई एम नॉट श्योर कि आपका ये डेटा पॉइंट सही है, क्योंकि आप बताइए टोटल लार्ज कैप और जायंट कैप में कितना है? तो अभी आई थिंक अगर आप मुझे परफेक्टली तो याद नहीं होगा, मगर आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मैं हम अबाउट 57 to 60% के बीच में लार्ज कैप है, मे बी 15-16% मिड कैप, और 25-26% के अलॉन्ग स्मॉल कैप कंट्रीब्यूशन होगा पोर्टफोलियो में। तो एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा, ये काफी बॉटम अप मार्केट बन गया है। तो स्मॉल कैप परसेंटेज पास्ट कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज हो रहा है इस फंड में, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ पॉकेट्स में काफी करेक्शन हुआ है और वहां पे हमें एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वक्त हम अपने लार्ज कैप एलोकेशन में शायद काफी कम है कंपेयर टू ऑन एन एवरेज जितना हम रहे हैं लास्ट 4-5 साल में। अभी स्मॉल कैप, मिड कैप एलोकेशन एक्चुअली बढ़ गया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विनय से ये पूछेंगे कि किस सेक्टर पे ज्यादा बुलिश है और क्यों बुलिश है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं निपॉन फोकस्ड इक्विटी फंड पे, और इसके फंड मैनेजर विनय शर्मा। किस सेक्टर पे आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं और क्यों हैं? तो सेक्टर आने से पहले नीरज, थोड़ा फिलोसॉफिकली मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश है, और ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा सी डाउट है, एज इन यूएस में कितना करेक्शन होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स पे। तो हम जनरली उन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं जो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, और उन सेक्टर्स में थोड़ा अंडरवेट है जो या तो ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं या ग्लोबल प्राइसिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कमोडिटीज है, रिफाइनिंग है, जिसमें प्राइसिंग ग्लोबली डिटरमाइंड होती है। तो ऐसे सेक्टर्स में हम अभी थोड़ा सा अंडरवेट है, एंड ये फिलोसफी लास्ट 2-3 साल से चल रही है। हम लास्ट 3-4 साल से
हमारी हाइपोथेसिस ये है कि इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल कोविड से पहले चालू हो गया था। वेदर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें या केपेक्स साइकिल देखें या डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी देखें, एंड इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी, ये हाइपोथेसिस लास्ट 2-3 साल से है, वो कंटिन्यू रहती है। तो सेक्टोरली अगर आप बात करेंगे तो हम इंडियन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश है इस वक्त। उसमें मेजर सेक्टर्स ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन बैंकिंग है, तो बैंकिंग इज द नंबर 1 सेक्टर इन द फंड टुडे। बैंकिंग के अलावा हम प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स साइकिल दोनों पे फ्रॉम अ 3-4 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल गुड्स वो भी एक बड़ा सेक्टर है फंड में। तीसरा बड़ा सेगमेंट फंड का डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होगा। अब वो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अलग अलग सेक्टर में हो सकता है, तो आई कांट से अ पर्टिकुलर सेक्टर, बट जनरली दैट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन comes in terms of होटल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, ऑटो है, इन सबसे रिफ्लेक्ट होता है फंड में। तो अगर आप बकेट वाइज देखेंगे तो वी आर बुलिश ऑन 3 or 4 बकेट्स, जिसमें बैंकिंग, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, पावर, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये 3 बकेट्स पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, और ये 3 बकेट्स काफी हाई प्रपोर्शन ऑफ फंड है। ओके अच्छा विनय, ये समझाइए मैं थोड़ा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल को मैं समझ, सबसे ज़्यादा बुलिश हैं आप इस पे, सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन इसी पे है। तो चूंकि बैंकिंग सेक्टर ने कोविड के बाद से आउट परफॉर्म किया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लोन ग्रोथ भी 16-17% की आई, हो सकता है ईयरली क्लोजिंग बेसिस पे 13-14% की आए। उसमें रिटेल लोन ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है, कॉरपोरेट में उतना पिकअप नहीं आया है। अब चूंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिकपल हो नहीं सकते, अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो भारत में बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका करेंसी वीक हो जाएगी। तो जहाँ पे निम्स पे इतना प्रेशर आने वाला है कि आपको डिपॉजिट, अब देखिए अभी कुछ समय पहले क्या मतलब कल ही भारत के सबसे बड़े बैंक ने 8.25% पे फंड रेज किया है। तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रही है, और आपकी लोन ग्रोथ पे या तो असर पड़ेगा या आपका निम पे असर पड़ेगा। और उतना ज़्यादा प्राइवेट कैपेक्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आप इस पे क्यों बुलिश हैं? सो 3-4 रीजन नीरज। पहला तो अगर आप देखेंगे 2019-20 से इंडिया का लोन ग्रोथ रिवाइवल चालू हो गया था। ऑब्वियसली स्टीम 2021 में आया, और अभी नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं मिड साइकिल में है बैंकिंग सेक्टर की, और ये ग्रोथ और अच्छी क्रेडिट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे, ग्रोथ को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 या 4 मेजर सेगमेंट है इंडिया में, रिटेल, कॉर्पोरेट, एसएमई। तीनों ही सेगमेंट्स में डिसेंट ग्रोथ आ रहा है। 2020 से पहले सिर्फ रिटेल ग्रो कर रहा था, अगर आप 2020-21 डेटा एनालाइज करेंगे तो कॉर्पोरेट में भी थोड़ा डिसेंट पिकअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप है, काफी सेगमेंट में पिकअप दिखाई देने लगा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम प्राइवेट केपेक्स साइकिल पे भी बुलिश है, एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन लोन ग्रोथ में आना चाहिए। सो देयरफॉर एंड अगर आप दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू देखेंगे बैंकिंग का, वो होता है क्रेडिट क्वालिटी। एंड अगर क्रेडिट क्वालिटी में भी देखेंगे, जो भी 3-4 बड़े सेगमेंट है इंडिया में, उनमें कहीं भी मेजर रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। रिटेल में कोई मेजर रिस्क एटलीस्ट नियर टर्म में दिखाई नहीं देता है। इंडिया वो के शेप्ड रिकवरी के थ्रू हैज हैपेंड इन इंडिया, एंड जनरली बैंकिंग का जो बड़ा रिटेल कस्टमर है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही होता है, एंड दैट सेगमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल। तो वहां पे कोई बड़ा रिस्क नहीं दे रखा है। अगर आप कॉर्पोरेट सेगमेंट देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स ने इतना डीलेवरेज किया है 2015-19 कि अगर आप कॉर्पोरेट डेट भी देखेंगे, इंडिया शायद अपने 10-15 साल के लोएस्ट लेवल्स पे है। तो कॉर्पोरेट्स में भी कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं नजर आ रहा जहां पे कोई बड़ा रिस्क एमिनेट हो सकता है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसा नहीं लग रहा जहां पे बड़े रिस्क एमिनेट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। तो जनरली आई थिंक बोथ growth and credit quality can continue to do well for अगले 2-3 साल के लिए। यहीं पे बुलिशनेस, I mean प्राइम रीजन ऑफ बुलिशनेस यही है कि ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी दोनों में हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके अच्छा विनय, एक सेक्टर आईटी जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अंडर परफॉर्म करे या
नहीं चल रहा तो अंडर परफॉर्मेंस ही मान रहे हैं लोग, और उसमें अभी यूएस से भी पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए बड़ी अनसर्टेनिटी है। क्या इसलिए आप उसमें इन टर्म्स ऑफ बुके कम आपने ले रखा है? एलोकेशन तो किया है आपने, लेकिन इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि अभी उसमें अनसर्टेनिटी है? तो दो तीन रीजन नीरज। पहला रीजन तो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड आईटी ऑब्वियसली एक ग्लोबल सेक्टर है। ग्लोबल इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप डिटरमाइन करता है कि आईटी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे। तो वहां पे जैसा कि आपने कहा अनसर्टेनिटी है यूएस में, स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। डिस्कशन बस यही है कि स्लो डाउन कितना डीप होगा, कितना लंबा चलेगा, बट स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी सीम्स वेरी हाई। तो वहां पे वी आर नॉट श्योर कि आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ आया है वो कंटिन्यू रह सकता है क्या, ये एक प्राइमरी रीजन है। दूसरा, अगर आप वैल्यूएशन भी देखेंगे, अगर आप आईटी के लास्ट 10-15 साल के वैल्यूएशन देखेंगे कंपेयर टू अभी जो वैल्यूएशन हैं, वैल्यूएशन उतना करेक्ट नहीं हुए हैं। वैल्यूएशन में कुछ करेक्शन, टाइम करेक्शन आया है, बट एक्चुअली पीक से कुछ बहुत मेजर करेक्शन नहीं हुआ है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। सो तो हमें लगता है अभी थोड़ा, जब ग्लोबल स्लोडाउन आएगा तो थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है, एंड आपको बेटर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये प्राइमरी रीजन है। ग्लोबल इकोनॉमी पे जब तक आउटलुक थोड़ा इम्प्रूव नहीं होता तब तक आईटी इंडस्ट्री पे गेटिंग कॉन्फिडेंस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। ये बड़ा दिलचस्प बात है विनय जी कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहे आईटी वाले, जब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पीक वैल्यूएशन है वहाँ से करेक्शन होने के बावजूद महंगे हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है इनको। क्या ऐसा क्या उनको दिख रहा है इसमें? तो अगेन 2-3 रीजन नीरज। एक तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं। इंडिया का मार्केट शेयर ग्लोबल आईटी एक्सपोर्ट्स में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है लास्ट 10-15 साल में। इन कंपनीज का कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन इन रियली ट्रबल टाइम्स, लाइक अगर आप 2008-9 का सिनेरियो देखेंगे, these companies were able to come out of those scenarios fairly in a decent shape, and they actually gained strength because India का market share, as I said, continuously ऊपर जाता गया है last few years। So इस वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। आई थिंक यही रीजन है, एंड प्लस इन अ स्लाइटली वॉलेटाइल सिनेरियो लोगों का करेंसी पे आउटलुक पे भी डाउट होने लगता है कि करेंसी कैसा बिहेव करेगी। एंड आईटी इन अ वे इज अ यूएस डॉलर प्ले। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग रहता है तो आईटी कंपनीज टेंड टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। आई थिंक यही रीजन है दैट स्टॉक्स हैव नॉट करेक्टेड टू द एक्सटेंट जितना स्लो डाउन में हो सकते थे। ओके विनय, एक और सवाल है, क्या जो अभी आपका कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा आप और मिड कैप की तरफ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये रिस्क आप लेंगे या अभी का कंपोजिशन आपको ठीक लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा उधर रिस्क नहीं लेना? नीरज, मोर देन मार्केट कैप, आई थिंक एज आई सेड ये बॉटम अप मार्केट है फॉर सम टाइम, बिकॉज ग्लोबल वॉलेटिलिटी और इंडियन वॉलेटिलिटी आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगी। सो इट इज मोर डिपेंडेंट कि आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलती है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। क्योंकि in a slowdown, the good part is that some of the sectors can react very sharply, and you might get really attractive opportunities from a next 3-4 year point of view. तो I don't think मैं market cap पे comment करना चाहूंगा कि हम mid cap की तरफ जाएंगे या large cap की तरफ जाएंगे। I think stock selection and sector selection ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा rather than market cap at this point of time। तो विनय, स्टॉक सिलेक्शन कैसे, वैल्यू पे या ग्रोथ पे? वैल्यू बाई करेंगे आप या ग्रोथ देखेंगे फोकस? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है नीरज, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी वैल्यू, राइट? अगर आप बाय कर रहे हैं तो वेदर इट्स वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसका ग्रोथ हाई होने वाला है, या वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो बहुत चीप हो गया है। दोनों ऐसे हैं। बिल्कुल। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि मैं वैल्यू की तरफ जाऊंगा या ग्रोथ की तरफ। आई थिंक फोकस वही रहेगा जहां पे आपको decent rate of return नजर आता है from a medium term perspective, from 3-4 year point, which is the general time frame that we look at industries and stocks.
तो वहां पे जहां पे पोटेंशियल रिटर्न अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आती है वहां हम लोग फोकस करेंगे, रेदर देन फोकसिंग ऑन के लार्ज कैप है या मिड कैप है या फिर वैल्यू है या ग्रोथ है। हम लोग उतना उस पे फोकस नहीं करते, गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी हैव इन दिस फंड, ओके। दैट इज नॉट द प्राइम क्राइटेरिया फॉर अस। हाँ, नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि यार वैल्यू और बाई दोनों ग्रोथ एक साथ चलती है, अलग अलग थोड़ी चलेंगी। दैट्स करेक्ट। अच्छा विनय, एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिए। कोई एक सॉलिड रीजन जो आपके एक नए दर्शक, पोटेंशियल इन्वेस्टर आपका देख रहा हो, उसको आप कन्विंस करिए कि आपके इस फंड में वो पैसे क्यों लगाएं। तो आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट तो हमेशा आपका रिस्क प्रोफाइल और आपका क्या होराइजन है, आपकी क्या लिक्विडिटी है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड होना चाहिए। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस फंड में हम लोग जो भी हमारी रिसर्च टीम के या फंड मैनेजर के या हम कलीग्स के उनके जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं वो इस फंड में मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड एंड वो हाई कन्विक्शन सामने आना चाहिए इस फंड में। दैट इज वन प्राइम ऑब्जेक्टिव वी हैव इन द फंड। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा अभी कि हम लोग इसमें स्टाइल पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस इस पे रहता है कि कहाँ पे पोटेंशियल रिटर्न अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही हैं, कौन सी सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि निवेशकों का अच्छा रिटर्न बन सकता है, वहां हम फोकस करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई कन्विक्शन रिसर्च एंड नो स्टाइल बायस, यही डिफरेंशिएशन है इसका कंपेयर टू सम ऑफ द अदर फंड। बट ऑब्वियसली निवेशकों को अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना लिक्विडिटी प्रोफाइल वो सब देख के ही निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि इसका नाम है, फोकस्ड है, और फोकस क्या है, आपके लिए बढ़िया रिटर्न कमा के दे। तो बिल्कुल सही कहा विनय जी ने कि कोई स्टाइल शीट फॉलो नहीं करते हमको। जिधर लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी रिटर्न आ सकते हैं, कंपनी बढ़िया है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे ये करते हैं। और अच्छी बात है फ्लेक्सी कैपिटल, इसमें मार्केट कैप का ये किसको चूज़ करें इसके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विनय जी बहुत मेहनत करते होंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको कमाई करके देने हैं और दायरा नहीं है कोई। विनय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ंड पे बातचीत करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए कि आपकी इस फंड में फ़िलॉसफी क्या है। तो आज की मुलाकात थी विनय जी के साथ, और जो बता रहे थे कि उनका फ़ंड किस तरह से काम काज करता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगले हफ्ते फिर एक किसी नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी।